हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फैज़ एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिगेटिव क्रिएचर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होंगे। आज हम एक ऐसे केस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें कल्प्रिट ने यानी कि अपराधी ने ऐसे जुर्मों को अंजाम दिया था जिसको शब्दों में बयान कर पाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो अपराधी था उसके अंदर कोई इंसान था ही नहीं। आप याद कीजिए मेरी एंट्रम वाली वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि कैसे नर्क से आए दो शैतानों ने इंसानी काल पहनकर लोगों को मारकर खाना शुरू किया था। ठीक उसी तरह यह अपराधी था जिसने जन्म तो एक औरत के गर्भ से लिया था, लेकिन ये शख्स एक जीता जागता शैतान था। इसने अपनी जीते जी बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह करी, लेकिन इस शख्स का अंत भी उतना ही बुरा हुआ जितने बुरे काम इस शख्स ने अपनी जिंदगी में किए थे। इस शख्स ने अपनी जिंदगी में जितने गंदे काम किए थे और साथ ही साथ इस शख्स का जितना गंदा अंत हुआ था उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर इस कदर हुआ था कि इस आदमी के जीवन पर बहुत सारी मूवीज बनानी पड़ी। और इस इंसान की मौत जिस तरह से हुई थी, ऐसी मौत हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं देखी गई। जी हाँ, ये कहानी है एक खूंखार अपराधी की जिसका नाम था अक्कू यादव। अक्कू यादव का जन्म साल 1971 में महाराष्ट्र के नागपुर के एक बाहरी इलाके कस्तूरबा नगर में हुआ था। असल में ये जो कस्तूरबा नगर है ये एक स्लम एरिया है, यानी कि पूरा एरिया झोपड़पट्टी से भरा हुआ है और इस एरिया में ज़्यादातर गरीब लोग ही रहते हैं जो कि डेली बेसिस पर मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाते हैं। जब अक्कू यादव का जन्म हुआ था तब इसका नाम भरत कालीचरण रखा था इसके माँ बाप ने। अक्कू यादव कस्तूरबा नगर के जिस स्लम एरिया में रहता था वहाँ पर अमूमन छोटे मोटे क्राइम करने वाले चिंतित चोर रहा करते थे। अक्कू यादव की फैमिली भी अपना छोटा मोटा धंधा करती थी जो कि डेफिनेटली क्राइम की दुनिया से ही जुड़ा हुआ था। उस जमाने में कस्तूरबा नगर की उस बस्ती में दो क्रिमिनल ग्रुप्स एक्टिव थे और ज़्यादातर छोटे मोटे क्रिमिनल्स इन दोनों ग्रुप से जुड़े रहते थे और इन ग्रुप्स के थ्रू ही वो लोग क्राइम्स को अंजाम दिया करते थे। और ये दोनों ग्रुप्स झोपड़पट्टी में अपने वर्चस्व के वजूद के लिए लड़ते रहते थे। अक्कू यादव भी इन्हीं में से एक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था। शुरुआत में अक्कू यादव छोटे मोटे जुर्मों को अंजाम दिया करता था, जैसे कि छोटी मोटी चोरी करना, किसी को रात के अंधेरे में लूट लेना, अपनी बात मनवाने के लिए किसी को भी पीट देना। बस यही काम थे जो अक्कू यादव उस वक्त किया करता था। लेकिन अक्कू यादव के अंदर शुरू से ही एक चाहत थी कि वो एक दिन कस्तूरबा नगर का बहुत बड़ा गुंडा बने और उसके इशारे पर पूरा गैंग काम करे। लेकिन अभी तक अक्कू यादव की जिंदगी में ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ था जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी में उसका नाम हो। लेकिन साल 1991 में एक ऐसा दिन आया जिसने भरत कालीचरण नाम के एक छोटे से चोर को अक्कू यादव जैसा खूंखार दरिंदा बना दिया। साल 1991 में एक दिन रात के वक्त एक 18-19 साल की लड़की को अक्कू यादव ने किडनैप किया और अक्कू यादव और उसके गैंग के लोगों ने उस लड़की के साथ गैंग रेप परफॉर्म किया। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब कालीचरण अक्कू यादव बना। यहाँ से अक्कू यादव का जो जुर्म का सफर शुरू हुआ वो कस्तूरबा नगर में रहने वाले लोगों को नर्क की एक ऐसी आग में झोंकने वाला था जिसमें चलकर कई सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं। अक्कू यादव और उसके गैंग के लोग आम लोगों को दिन दिहाड़े लूटते थे। गैंग वालों की बात ना मानने पर उनको टॉर्चर किया करते थे और समाज में दहशत फैलाने के लिए लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया करते थे। अक्कू यादव कोई ऐसा गुंडा नहीं था जो कि सोसाइटी के गलत ट्रीटमेंट के चलते कोई गुंडा बना हो, बल्कि अक्कू यादव एक ऐसा गुंडा था जो कि शायद अपनी माँ के पेट से ही एक शैतानी दिमाग लेकर पैदा हुआ था। आई नो, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से अपराधी बनकर पैदा नहीं होता है, लेकिन ये बात अक्कू यादव पर अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि उसने जो काम किए थे वो इतने ज़्यादा गंदे थे कि उनको जानने के बाद आप भी मेरे पास से सहमत होंगे। अक्कू यादव की इनकम का मेन सोर्स एक्सटॉर्शन था। वो लोगों को जान से मारने की धमकी देकर उनसे जबरन रुपया लिया करता था और जो भी अक्कू यादव का विरोध करता था अक्कू यादव या तो उस शख्स को मार देता था या फिर अगर उसका विरोध करने वाली कोई औरत होती थी तो वो उसका गैंगरेप किया करता था, वो भी बस्ती के बीचों बीच सभी लोगों की आंखों के सामने, जिससे कि बस्ती के लोगों के बीच एक मैसेज आए कि जो भी अक्कू यादव का विरोध करेगा वो इंसान या तो मरेगा या फिर उसके घर की औरत का गैंगरेप किया जाएगा। अक्कू यादव की ज्यादातर रेप विक्टिम्स दलित औरतें थीं, इसलिए जब भी ये औरतें न्याय मांगने के लिए हायर अथॉरिटीज पर जाया करती थीं तो वो लोग इनके गरीब और दलित होने की वजह से इनको भगा दिया करते थे। कस्तूरबा नगर के स्लम में रहने वाली प्रतिभा उर्कुड़े और उनके हस्बैंड दत्ता कस्तूरबा नगर में एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप चलाया करते थे जिससे उनके घर परिवार का पालन पोषण हुआ करता था। अक्कू यादव इन दोनों को बहुत सालों से परेशान कर रहा था। अक्कू यादव अक्सर इनकी दुकान से खाने पीने का सामान उठा लिया करता था और जब उससे रुपए मांगे जाते थे
तो रुपए देने के लिए साफ मना कर दिया करता था। कभी अगर अक्कू का मन करता था तो वो लिए गए सामान के कुछ रुपए दे दिया करता था, लेकिन उसके द्वारा दिए गए रुपए सामान की एक्चुअल कॉस्ट से बहुत ज्यादा कम हुआ करते थे। अक्कू अक्सर इन लोगों से रुपए भी मांगा करता था और रुपए ना देने पर वो इनकी दुकान में तोड़फोड़ किया करता था। अक्कू यादव बहुत ही ज्यादा शक्की इंसान था। उसको हमेशा लगता था कि कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, और उसका शक इस कदर उस पर हावी हो गया था कि उसने आदमी और औरतों को ग्रुप में बैठकर बात करने से साफ मना कर दिया था। और वो अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा इनसिक्योर हो गया था कि उसने छोटे छोटे बच्चों के एक साथ खेलने पर भी पाबंदी लगा दी थी। और अगर कभी बच्चे उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर एक साथ खेलने लगते थे तो वो जाकर उनके खिलौने तोड़कर फेंक दिया करता था जिससे वो बच्चे खेल रहे होते थे। आप शायद समझ सकते हैं कि अक्कू यादव के ऊपर ऑब्सेशन सवार था। वो खुद को कस्तूरबा नगर का राजा समझा करता था और वो सोचता था कि उसकी बादशाहत को स्लम के लोग खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो हर तरह से लोगों को डरा धमकाकर अपना राज कायम रखना चाहता था। उसको हमेशा लगता था कि लोग उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं और धीरे धीरे उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अक्कू के साथ ये सब कुछ होना बिल्कुल ऑब्वियस था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में इतने गंदे काम कर चुका था जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक ऐसी इमेज बैठ गई थी कि अगर उसका दबदबा सोसाइटी में जरा सा भी कम हुआ तो लोग उसको मार डालेंगे। इसलिए वो लोगों को धमकाता था कि उसकी कंप्लेन कोई भी पुलिस में नहीं करेगा, और अगर कोई उसकी धमकी के खिलाफ जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दिया करता था तो अक्कू उस इंसान को मारकर उसके लाश को बस्ती के बीचों बीच फेंक दिया करता था, जिससे कि लोगों के अंदर एक दहशत बनाई जा सके कि जो भी अक्कू के खिलाफ जाएगा अक्कू उसको इस दुनिया से ही साफ कर देगा। और इन सब चीजों से बचने के लिए वो पुलिस को घूस दिया करता था, और पुलिस वाले अक्कू के किसी भी क्राइम में कोई दखल नहीं दिया करते थे। हालांकि रेप करना अक्कू के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल था, क्योंकि वो जिस औरत का भी रेप करता था वो बदनामी के डर से चुप रहती थी, और लोगों को साइलेंट करवाने के लिए रेप करना मर्डर करने से ज्यादा आसान और कारगर था। आप अक्कू की क्रुएल्टी का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि कस्तूरबा नगर के स्लम में हर दूसरे घर में अक्कू यादव के द्वारा रेप की गई औरतें थीं। यानी कि उसने कस्तूरबा नगर की लगभग हर एक औरत के साथ रेप किया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 40 से ज्यादा औरतों के साथ रेप किया था। अक्कू यादव की शिकार औरतें और लड़कियों में 10 साल की छोटी बच्ची से लेकर 60-65 साल की बुजुर्ग औरतें तक थीं, और उसने ये सब सिर्फ कस्तूरबा नगर में अपनी सुपरमेसी को बचाए रखने के लिए किया था। कस्तूरबा नगर के स्लम के एक रेजिडेंट ने अक्कू यादव को डिफाइन करते हुए कहा कि वो कस्तूरबा नगर का गब्बर सिंह था। जिस तरह गब्बर सिंह बेहद ही निर्दयी और क्रूर था, ठीक उसी तरह अक्कू यादव भी एक शैतान और दरिंदा इंसान था। कस्तूरबा नगर की एक औरत का कहना था कि जब अक्कू यादव बस्ती में आया करता था तब सभी औरतें अपने घरों के अंदर छुप जाया करती थीं कि कहीं अक्कू यादव की नजर उन पर ना पड़ जाए और वो कहीं उनके साथ कोई गलत हरकत ना करने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी अक्कू यादव लोगों के घरों में जबरदस्ती घुस जाया करता था, और उसको जो कुछ भी सामने दिखता था वो उठा लिया करता था, चाहे रुपए हो, मोबाइल हो, या फिर कोई दूसरी कीमती चीज हो जिस पर उसकी नजर पड़ी, समझो वो चीज गई, चाहे कोई सामान हो या फिर कोई इंसान हो। अक्कू यादव ने जितने भी अपराध किए थे उसमें सबसे ज्यादा खूंखार और दरिंदगी वाला मुझे उसका एक अपराध लगा। जब मैं इस केस की रिसर्च कर रहा था तब मैंने उसके द्वारा किए गए इस अपराध को जाना। तब मेरी आत्मा अंदर तक हिल गई कि भला कोई इंसान जिसके पास दिमाग है वो किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अक्कू यादव एक दिन अपने गैंग के साथ आशो भगत नाम की औरत के घर में घुस गया, और वहां पर उसने आशो भगत के साथ गैंग रेप किया। फिर उसने उसके बाद आशो भगत के साथ एक ऐसा काम किया जिसको देखकर शायद शैतान भी आत्महत्या कर लेता। आशो भगत के साथ दुष्कर्म करने के बाद अक्कू यादव उसको बाहर लेकर आया। बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, और अब अक्कू ने एक बहुत बड़ा चाकू निकाला और उसने उस चाकू से आशो भगत के ब्रेस्ट भरी भीड़ के सामने काट दिया। फिर उसने उन कटे हुए ब्रेस्ट को सबके सामने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, और अभी तक भी अक्कू यादव के अंदर के दरिंदे की आग नहीं मिटी थी। इसलिए उसने दर्द में तड़प रही आशो भगत को कई बार चाकू घोंप कर मारा, और फिर उसने उसी चाकू से आशो भगत के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिया, और उसने फाइनली आशो भगत को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। ये सब कुछ होता हुआ अविनाश तिवारी नाम का एक आदमी देख रहा था, लेकिन वो बाकी की भीड़ की तरह नहीं था। उसके अंदर की इंसानियत अभी तक जिंदा थी। अविनाश अक्कू की शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन गया, लेकिन पुलिस पूरी तरह से अक्कू यादव से मिली हुई थी, और पुलिस ने अविनाश तिवारी के बारे में अक्कू यादव को बता दिया। फिर अक्कू ने अविनाश को किडनैप कर लिया, और उसके बाद आशो भगत की तरह अक्कू ने अविनाश के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। मुझे यकीन नहीं होता कि ये सब करके अक्कू यादव जिंदा कैसे था। ऐसा करके कोई इंसान चैन से भला कैसे जी सकता है। ये बात अपने आप में ही
एक रिसर्च करने का विषय है। लेकिन मुझे इस पूरे इंसिडेंट की सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये लगी कि वहाँ पर खड़े लोगों में से किसी एक ने भी अक्कू यादव का विरोध नहीं किया। वो लोग खड़े होकर किसी मुर्दे की तरह अक्कू यादव को आशु भगत के जिस्म के टुकड़े करते हुए बस देखते रहे। कस्तूरबा नगर की एक औरत ने अक्कू यादव की दरिंदगी की कहानी बयां करते हुए बताया कि एक बार अक्कू यादव अपने गैंग के साथ उस औरत के घर पर सुबह 4-5 बजे के आसपास आया और उसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। जब उस औरत ने पूछा कि गेट पर कौन है, तो उसने कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ और जल्दी से दरवाज़ा खोलो, तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे ही उस औरत ने दरवाज़ा खोला तो अक्कू यादव ने एकदम से उस औरत के पति पर हमला कर दिया और उसके पति की जांघ में चाकू घोंप दिया और उसके पति को टॉयलेट में बंद करके उस औरत को किसी दूसरी जगह ले गया और वहां पर ले जाकर उसने और उसके गुर्गों ने उस औरत के साथ गैंग रेप किया और 3-4 घंटे बाद उसने उस औरत को छोड़ दिया और फिर वो औरत अपने घर आ गई। एक बार अक्कू यादव ने एक लड़की का रेप किया था, वो भी उस लड़की की शादी होने के थोड़ी देर के बाद। इसी तरह अक्कू यादव ने एक आदमी को सरेआम नंगा करके सिगरेट से जलाया था। फिर अक्कू ने उस आदमी को फोर्स किया कि वो अपनी 16 साल की लड़की के सामने नंगा होकर डांस करे। इसी तरह एक बार अक्कू यादव ने हरिचंद खोरसे नाम के एक आदमी को सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा था क्योंकि वो अक्कू यादव को 100 रुपए नहीं दे पाया था। अक्कू यादव और उसके गुंडों ने कमला नाम की एक औरत के साथ गैंग रेप किया और वो भी तब जब कमला ने महज 10 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद कमला ने अपने ऊपर कैरोसिन छिड़ककर खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। अक्कू यादव ने एक 7 महीने की प्रेग्नेंट औरत को घर से खींचकर बाहर निकाला और फिर इन लोगों ने उस औरत को नंगा करके पूरे मोहल्ले में घुमाया और फिर अक्कू यादव और उसके गुर्गों ने उस औरत के साथ बीच चौराहे पर सबके सामने गैंग रेप किया। अक्कू यादव ने अपने आदमियों से एक 12 साल की लड़की को उसके घर से खींचकर लेकर आने को कहा और फिर उसके आदमी उस लड़की को एक सुनसान बिल्डिंग में ले गए और वहां पर उस लड़की के साथ इन सब ने मिलकर गैंग रेप परफॉर्म किया। इसी तरह अक्कू यादव ने एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप परफॉर्म किया था। एक दिन अक्कू यादव अपने गुर्गों को लेकर रत्ना दूनगिरी नाम की एक औरत के घर पहुंच गया और वहां जाकर उस औरत से रुपए मांगने लगा। जब उस औरत ने इसको रुपए देने से मना कर दिया तो अक्कू यादव के गुर्गों ने उस औरत के घर का सारा फर्नीचर तोड़ दिया और उसको धमकी दी कि वो उसको और उसके परिवार को जान से मार देगा। ये सब होते हुए उषा नारायण नाम की औरत ने देख लिया था और वो औरत अक्कू यादव की शिकायत करने पुलिस स्टेशन चली गई। वहां पर जाकर उषा ने पुलिस को सारी बात बताई और अक्कू के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। अब पुलिस वाले तो वफादार थे अक्कू के, इसलिए पुलिस वालों ने अक्कू को उषा नारायण का पूरा डिस्क्रिप्शन बता दिया। अक्कू अपने गुर्गों को लेकर उषा नारायण के घर पहुंच गया और वहां जाकर उषा नारायण का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। उषा नारायण ने अपने घर का दरवाजा बहुत अच्छे से बैरिकेड कर रखा था, इसलिए अक्कू उस दरवाजे को अच्छे से तोड़ नहीं पा रहा था। जब अक्कू दरवाजा तोड़ नहीं पाया तो वो उषा नारायण को बहुत भला बुरा कहने लगा। उसने उषा को धमकी दी कि अगर उषा अपनी कंप्लेन वापस ले लें तो वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उषा ने उसके तमाम धमकियों के बावजूद उसके सामने सरेंडर नहीं किया। इस बात से अक्कू और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने कहा कि मैं तेरे चेहरे पर तेजाब फेंक दूंगा और तू फिर इस काबिल नहीं रहेगी कि तू मेरे खिलाफ और कंप्लेन कर सके, और अगर तू हमें कभी रास्ते में मिल गई तो मैं तेरे साथ जो करूंगा वो तो सोच भी नहीं सकती। फिर अक्कू उषा के साथ क्या करेगा इसका पूरा डिस्क्रिप्शन उषा को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा। उसने कहा कि गैंग रेप तो कुछ भी नहीं है, तू सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा। पहले मैं तेरा रेप करूंगा, फिर मैं तेरे शरीर को आहिस्ता आहिस्ता तेजाब से चलाऊंगा, फिर उसके बाद मैं तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। ये सुनने के बाद उषा नारायण अक्कू को बहुत गंदी गंदी गालियां बकने लगी। उषा के मुंह से गालियां सुनने के बाद अक्कू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने फिर से उषा के घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी। उसकी इस कोशिश के जवाब में उषा नारायण ने अपने गैस सिलेंडर के पाइप को निकाला और अपने हाथ में एक माचिस की डिब्बी ले ली और अक्कू को चेतावनी दी कि अगर अक्कू अपने गुर्गों को लेकर यहाँ से नहीं गया तो उषा माचिस जलाकर पूरे घर को उड़ा देंगे और उषा के साथ साथ अक्कू और उसके गुर्गे भी मारे जाएंगे। अक्कू ने गैस की स्मेल बाहर से खड़े होकर सूंघ ली थी और वो बहुत ज्यादा घबरा गया था, इसलिए अक्कू अपने गुर्गों को लेकर वहां से चला गया। अक्कू की जिंदगी में उषा नारायण पहली ऐसी औरत थी जिन्होंने उसका विरोध किया था और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको ललकारा था। उषा की इस बहादुरी से अक्कू बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। उषा नारायण की बहादुरी का ये किस्सा कस्तूरबा नगर की पूरी स्लम में आग की तरह फैल गया और अब स्लम के सारे लोग उषा नारायण के साथ आकर खड़े हो गए। जितने भी अक्कू यादव के विक्टिम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और वो भी अब सड़कों पर आ चुके थे। स्लम के सभी लोगों ने अपने हाथों में पत्थर उठा लिए थे और अक्कू यादव और उसके गुर्गों के ऊपर वो लोग पत्थर बरसाने लगे। अक्कू और उसके गुर्गे
जनता का मिजाज देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए और वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए। उस दिन लोगों ने पूरी स्लम में अक्कू के खिलाफ एक मार्च निकाला और इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया, जैसे कि कोई त्योहार हो। 6 अगस्त 2004 के दिन लोगों की एक भीड़ ने अक्कू यादव के घर को घेर लिया और उसके घर को आग लगा दी। अक्कू यादव की मां मौका देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर भागे। अब इस मोमेंट पर आकर अक्कू यादव पहली बार अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा घबराने लगा। उसको अपनी जान का डर सताने लगा। उसको लगने लगा कि जनता का एक इनकलाब है उसके खिलाफ। अक्कू यादव इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो पुलिस स्टेशन में चला गया और वहां पर जाकर उसने शेल्टर लिया। मजबूरन पुलिस ने उसको उसके प्रोटेक्शन के लिए गिरफ्तार किया और उसको 7 अगस्त 2004 के दिन अपनी कस्टडी में ले लिया। 7 अगस्त के ही दिन अक्कू यादव को पुलिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करने के लिए ले गई। एंड यू विल नॉट बिलीव दैट, कोर्ट के बाहर 500 से ज्यादा औरतें इकट्ठा हो गईं और उन सभी औरतों ने कोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। ये नज़ारा देखकर अक्कू यादव बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। उसी मोमेंट पर अक्कू यादव के गुर्गे ने उसको ब्लैंकेट की आड़ में चाकू पास किया, जिसको वहां पर खड़ी एक औरत ने देख लिया और उस औरत ने तुरंत वहीं पर शोर मचाना शुरू कर दिया। औरत के प्रोटेस्ट करने पर पुलिस ने उसके गुर्गे को पकड़ लिया और अक्कू से चाकू लेकर अपने कब्जे में ले लिया। औरतें कोर्ट के बाहर ही प्रोटेस्ट करने लगी। इस वजह से अक्कू यादव को जज के सामने पेश ही नहीं किया जा सका और पुलिस को अक्कू को वापस लेकर जाना पड़ा। वहां पर मौजूद हर एक औरत ने अक्कू यादव को एक लेसन सिखा दिया था कि किसी को इतना भी मत डराओ कि वो तुमसे डरना छोड़ दें। और अब उन औरतों ने डरना सच में छोड़ दिया था। 8 अगस्त को जब अक्कू यादव को फिर से कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया, तब औरतों के एक ग्रुप ने अक्कू यादव पर एक जानलेवा अटैक कर दिया, लेकिन अक्कू यादव इस अटैक में जिंदा बच गया और पुलिस को फिर से उसको वापस लेकर जाना पड़ा। लेकिन 13 अगस्त 2004 ये वो दिन था जब अक्कू यादव के गुनाहों का हिसाब किया जाना था। 13 अगस्त के दिन अक्कू यादव को फिर से नागपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेकर आया गया और पूरे कस्तूरबा नगर में खबर फैल गई कि अक्कू यादव को आज बेल मिल सकती है। पुलिस ने प्लान किया था कि अक्कू यादव को बचाने के लिए पहले पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा और जब सारा मामला शांत हो जाएगा तब उसको छोड़ दिया जाएगा। हजारों औरतें अपनी झोपड़पट्टियों से निकलकर कोर्ट की तरफ बढ़ने लगीं और सभी औरतों के हाथों में सब्जी काटने वाला चाकू और मिर्च पाउडर था। देखते ही देखते सभी औरतों ने कोर्ट को घेर लिया और फिर एंट्री हुई अक्कू यादव की। अक्कू यादव बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कोर्ट रूम में दाखिल हुआ। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि उसको अपने किए का जरा सा भी पछतावा नहीं है। वो हंसता हुआ सबकी तरफ देख रहा था। तभी 2:30 बजे से 3 बजे के बीच अक्कू की नजर एक औरत पर पड़ी जिसका उसने रेप किया था। और अक्कू की हिम्मत तो देखिए कि इतनी भीड़ से घिरे होने के बावजूद अक्कू ने उस औरत को चिढ़ाते हुए कहा कि तू एक वेश्या है और बेल मिलने के बाद मैं तेरा फिर से रेप करूंगा। और पुलिस की बेशर्मी तो देखिए, अक्कू यादव के 2 तमाचे लगाने के बजाय पुलिस वाले कोर्ट रूम के अंदर अक्कू यादव की इस बात पर जोर जोर से ठाके लगाकर हंस रहे थे। पुलिस वालों की यह हरकत साफ बता रही थी कि वो लोग अक्कू यादव के साथ किस हद तक मिले हुए थे। ये बात सुनते ही उस औरत ने अपनी चप्पल निकाली और अक्कू यादव के माथे पर मारने लगी। उस औरत ने अक्कू यादव से कहा कि या तो वो उसको मार देगी या फिर खुद मर जाएगी। उस औरत ने आगे कहा कि इस धरती पर हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या तो तू या फिर मैं। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही सभी औरतों ने अक्कू यादव पर भरी कोर्ट में जज के सामने हमला कर दिया और सभी औरतें अक्कू यादव के शरीर में चाकू घोंपने लगीं और उसके मुंह पर लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन औरतों ने अक्कू यादव के चेहरे को पत्थर से भी कुचलने की कोशिश करी थी। उन औरतों ने पुलिस वालों के चेहरों पर भी लाल मिर्च का पाउडर डाला जो अक्कू यादव की रखवाली कर रहे थे। पुलिस ऑफिसर्स औरतों का ये रूप देखकर बेहद ही घबरा गए और वो ये हालात देखकर वहां से तुरंत भाग खड़े हो गए। उन औरतों में से मौजूद एक औरत ने, जो कि पॉसिबल है कि अक्कू यादव की एक विक्टिम ही रही होगी, उसने अक्कू यादव का पीनस काटकर उसकी बॉडी से अलग कर दिया था। ये सारा इंसिडेंट नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रूम नंबर 7 में हुआ था। जब अक्कू यादव को मारा जा रहा था तब अक्कू यादव बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन औरतों ने उसकी ये बात अनसुनी कर दी और सारी औरतें एक दूसरे को चाकू पास कर रही थीं अक्कू यादव को घोंपने के लिए। सभी औरतें कंफर्म करना चाहती थीं कि एटलीस्ट एक बार हर एक औरत अक्कू यादव को एक चाकू जरूर मारे। महज 15 मिनट के अंदर अक्कू यादव ने 32 साल की उम्र में अपना दम तोड़ दिया और उसके खून से कोर्ट के रूम की दीवारें और मार्बल का फर्श लाल हो गया था। औरतों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था कि अक्कू यादव के मरने के बाद भी उसकी लाश को चाकू घोंपे जा रही थी। सभी औरतों ने क्लेम किया कि अक्कू यादव की लिंचिंग प्री प्लान नहीं थी। उन औरतों में से एक औरत ने बताया कि हमारी कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं हुई थी, लेकिन ये सिर्फ एक मुंह से निकला शब्द था कि अब हमें अक्कू यादव के खिलाफ कोई एक्शन लेना ही होगा। लेकिन स्टेट सीआईडी का अपना एक अलग ही वर्जन था। सीआईडी के अकॉर्डिंग अक्कू यादव का कत्ल 4 आदमियों ने किया था जिनके पास तेज धार बड़े बड़े चाकू थे
और जो औरतें हैं वो उन चारों आदमियों को बचाने के लिए अक्कू यादव के कत्ल की जिम्मेदारी खुद पर ले रही हैं। उन हजारों औरतों में से एक भी औरत सीआईडी के वर्जन से अग्री नहीं हुई और वहां पर मौजूद 100 से ज्यादा औरतों ने अक्कू यादव की मौत की जिम्मेदारी खुद पर ली। अक्कू यादव की मौत के बाद सभी औरतें अपने घरों पर आईं और उन्होंने अक्कू यादव की मौत की खबर अपने घर पर सबको बताई। अक्कू यादव की मौत की ये खबर सुनकर सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले और सबने तेज आवाज में गाने चलाकर अक्कू यादव की मौत का खूब जश्न मनाया। लोग उन गानों पर खूब झूम कर नाचे, मानो अक्कू यादव की मौत उन सब के लिए कोई त्योहार हो, और त्योहार हो भी क्यों ना, उनको आज एक दरिंदे से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया था। पुलिस ने अक्कू यादव की हत्या के आरोप में 5 औरतों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक औरत उषा नारायण भी थी। उषा नारायण और दूसरी औरतों को मर्डर के चार्जेस में गिरफ्तार किया गया था। जैसे ही ये खबर पूरे नागपुर में फैली, लगभग 400 औरतें, 100 आदमी और लगभग सैकड़ों बच्चे बाहर नागपुर की सड़कों पर निकल आए और वो सब कोर्ट रूम के बाहर खड़े हो गए और उन लोगों ने कोर्ट को अल्टीमेटम दे दिया कि वो लोग तब तक कोर्ट रूम के बाहर से नहीं हटेंगे जब तक उन 5 औरतों को छोड़ नहीं दिया जाता है। साल 2012 में कोर्ट ने सभी 5 औरतों को बाइज्जत बरी कर दिया, फिर कोर्ट को इन औरतों के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला था। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भाऊ वाने ने कहा था कि औरतों के लिए कानून को अपने हाथ में लेना मजबूरी थी, क्योंकि पुलिस ने औरतों के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। अक्कू यादव का एक भतीजा था जिसका नाम था मुकरी छोटे लाल यादव। मुकरी भी अक्कू के फुटस्टेप पर चलने वाला ही एक इंसान था। मुकरी लाल एक औरत को इंसिस्ट कर रहा था कि वो औरत उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशंस बनाए। उस वक्त उस औरत की उम्र यही कोई 50 साल के आसपास रही होगी और मुकरी की उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी, और उस वक्त उस औरत के 16 साल और 17 साल के पोते भी थे। जब उस औरत के लाख समझाने के बावजूद भी मुकरी नहीं माना, तब उस औरत ने सारी बात अपने पोतों को बता दी। उस औरत के पोतों ने पहले मुकरी को समझाया कि वो ऐसी हरकतें ना करे, लेकिन जब मुकरी नहीं माना, तब उस औरत के पोतों ने मुकरी का कत्ल चाकू से गोद गोद कर दिया। मुकरी का भी अपने चाचा की तरह एक क्रिमिनल बैकग्राउंड था। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि इनकी पूरी ब्लड लाइन ही ऐसी थी। अक्कू यादव की जिंदगी के ऊपर साल 2011 में एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसका नाम था कैंडल्स इन द विंड। फिर साल 2015 में अक्कू यादव के ऊपर एक और मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम है किचका। फिर साल 2021 में अक्कू यादव पर एक और मूवी आई जिसका नाम है 200 हल्लाओ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अक्कू यादव एक जीता जागता दरिंदा था। अक्कू यादव के अंदर इंसानियत नाम का एक भी पहलू नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पूरे केस में अगर किसी का सबसे ज्यादा दोष था तो वो थे पुलिस वाले। अगर पुलिस वाले अपनी ड्यूटी सही तरह से निभाते हैं तो शायद अक्कू यादव इतना बड़ा दरिंदा कभी बन ही नहीं पाता और बहुत सारे घर उसके जुर्म के कहर से बच जाते हैं। और दूसरा दोष है लोगों का। ये लोग जो कि बाद में कोर्ट रूम के बाहर इकट्ठा हुए थे, अगर ये लोग शुरुआत में ही ऑर्गेनाइज्ड होकर अक्कू यादव का विरोध करते, देन आई एम डैम श्योर कि अक्कू यादव जैसा जालिम कभी अपना सर नहीं उठा पाता। और जिन लोगों को अक्कू यादव के अत्याचार का सामना करना पड़ा, वो अपनी जिंदगी राजी खुशी जी रहे होते हैं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।